हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्का हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, किसान आंदोलन का 14वां दिन। सरकार और किसानों की बैठक भी स्थगित कर दी गई है। आज जो बैठक होनी थी 13 किसान नेताओं से, कल शाम को अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने किसानों को लिखित प्रस्ताव देने की बात कही। तो आज किसानों को लिखित प्रस्ताव मिलेगा, जिस पर किसान आज 12 बजे बैठक करके मंथन भी करेंगे। अमित शाह ने 3 कृषि कानून को वापस लेने से साफ इनकार कर दिया है। ऐसे में किसान भी अड़े हुए हैं और वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि कृषि कानून वापस नहीं होंगे, लेकिन लिखित में प्रस्ताव APMC को लेकर और MSP को लेकर जरूर आज जो है सरकार की तरफ से भेजा जाएगा। तो आज इस प्रस्ताव पर किसान संगठन 12 बजे बैठक करेंगे। बैठक में सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा होगी और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। आज कोई समाधान निकल पाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। आज जब प्रस्ताव आएगा सरकार की तरफ से, उसके बाद किसान उस पर मंथन करेंगे। तो कल एक बार फिर से हो सकता है सरकार और किसानों के बीच बातचीत संभव है। किसान आंदोलन का 14वां दिन। सरकार और किसानों की बैठक स्थगित। 13 किसान नेताओं से मिले अमित शाह। 2 घंटे तक बातचीत बेनतीजा रही। किसानों को लिखित प्रस्ताव देगी सरकार। कृषि कानून वापस लेने से गृह मंत्री अमित शाह ने साफ इनकार कर दिया है। किसान संगठन अब आज 12 बजे बैठक करेंगे और ये तय होगा कि अब आगे किसानों की क्या रणनीति रहने वाली है। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले 14 दिनों से डटे हुए हैं और अभी भी यह आंदोलन लगातार जारी है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज बैठक होने वाली है। आज सुबह 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। किसानों के मुद्दे पर हो सकती है चर्चा। तो केंद्र सरकार में भी किसान आंदोलन को लेकर हलचल इस वक्त तेज है और इस समय केंद्र सरकार जुटी हुई है इस मुद्दे को सुलझाने में। कानून तो वापस नहीं लिए जाएंगे, गृह मंत्री ने साफ इनकार कर दिया है। लेकिन आज मंत्रिमंडल की जब बैठक होगी तो जाहिर तौर पर यह तय किया जाएगा कि किस तरीके से किसानों को मना। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तमाम विपक्षी नेता राष्ट्रपति से आज मुलाकात करने वाले हैं। किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी और शरद पवार आज मुलाकात करेंगे राष्ट्रपति से। 5 बजे 5 विपक्षी नेता राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। कोरोना को लेकर प्रोटोकॉल के तहत 5 ही नेताओं को अनुमति दी गई है राष्ट्रपति से मिलने की और आज ये मुलाकात होगी। किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष सरकार के खिलाफ अब राष्ट्रपति के पास गुहार लगाने के लिए आज जाने वाला है। राहुल गांधी और शरद पवार समेत कुल 5 लीडर राष्ट्रपति का रुख करेंगे आज। कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियों ने ऑलरेडी किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया हुआ है और ऐसे में लगातार कांग्रेस सरकार पर हमलावर भी है और आज राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। तो लगातार एक तरफ किसानों का आंदोलन जारी है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी सरकार को घेरने में जुटी हुई है। सरकार की तरफ से भी तैयारियां की जा रही हैं किसानों को मनाने की, लेकिन अब तक सामंजस्य नहीं बैठा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजा पटेल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। राजा, आज जो बैठक होनी थी वो स्थगित हो गई है। कल जो बैठक हुई अमित शाह के साथ, अब आज 12 बजे किसान चर्चा करेंगे। क्या कोई बात इन तमाम चीजों को देखकर, घटनाओं को देखकर लग रही है कि बनती हुई नजर आ रही है या फिर अब तक की सारी वार्तालाप विफल नजर आ रही है पहले की तरह?
जी बिल्कुल, देखिए नंदिनी, जिस तरीके से हम बात करें, कल गृह मंत्री अमित शाह के निवास पर जिस तरह की मीटिंग थी, लगभग 11 बजे तक ये मीटिंग चली, पर कोई नतीजा निकल के सामने नहीं आया। जिस तरीके से आज भी मीटिंग थी, तमाम मीटिंगें कैंसिल हो गई है। आज किसान सिंधु बॉर्डर पे ही अपनी रणनीति बनाएंगे। ऐसे में जिस तरीके से लगातार ठंड का माहौल, और ऐसे में जिस तरीके से किसान खुले में डटे हुए हैं, सरकार भी कहीं ना कहीं बैकफुट को आती हुई नजर आ रही है। कल किसानों ने भारत बंद बुलाया था, उसका असर भी कहीं ना कहीं देखने को मिला था। कई जगह रेलें रोके गई थी, कई जगह जबरदस्ती दुकानें बंद कराई गई थी। तो सरकार साफ तौर पर बैकफुट पर है। ऐसे में अमित शाह ने अब पूरी तरीके से कमान संभाल रखी है, और देखने वाली बात होगी क्या अब सरकार झुकेगी, क्योंकि किसान लगातार यही मांग कर रहे हैं। कल भी जो मीटिंग में जो जानकारी है यही थी कि वो साफ तौर पर कानून रद्द कराने की मांग कहीं ना कहीं कर रहे हैं। उसको लेकर कहीं ना कहीं रणनीति बन नहीं पाई, उसको लेकर कहीं ना कहीं मीटिंग में बातचीत नहीं हो पाई। तो उसको लेकर आज जो किसान संगठन है, तमाम अलग अलग राज्यों के किसान संगठन आज यहाँ पे 12 बजे मीटिंग करेंगे, और उसके बाद ही फैसला लेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी। जी राजा, आज सरकार द्वारा लिखित प्रस्ताव किसानों को दिया जाएगा, और देखिए गृह मंत्री ने साफ इनकार कर दिया है कि कृषि कानून किसी भी हालत में वापस नहीं लिए जाएंगे। तो अब क्या किसान बैठक में ये तय कर सकते हैं कि इस लिखित प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए, और इस लिखित प्रस्ताव में सरकार क्या भेज सकती है? जी बिल्कुल, देखिए नंदी, साफ तौर पर जो किसानों के प्रतिनिधि गए थे उनसे भी हमारी आज को बात हुई। साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि पहले हम किसानों से बात करेंगे, अपने अलग अलग राज्यों के जो संगठन है उनसे बात करेंगे, उसके बाद ही कहीं ना कहीं बयान देंगे। तो साफ तौर पर कल जिस तरीके से कानून ना रद्द करने की बात की गई थी, उसको लेकर किसानों ने टाइम मांगा है। आज जिस तरीके से 12 बजे जो मीटिंग बुलाई है, काफी अहम ये मीटिंग रहने वाली है, क्योंकि तमाम जो किसान संगठन है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, और वहीं जो किसान पिछले काफी दिनों से यहाँ पर डटे हुए हैं उनसे कहीं ना कहीं ओपन मीटिंग करके बातचीत की जाएगी। उसके बाद ही किसान संगठन फैसला लेंगे। जी जी बिल्कुल राजा, इससे पहले देश में इतना बड़ा किसान आंदोलन कहा जा सकता है कि नहीं हुआ है। 15 दिन होने वाले हैं किसान आंदोलन को, और जिस तरीके से किसान अड़िग हैं अपनी मांगों को लेकर, अब गृह मंत्री अमित शाह ने जब कल पहली बार बुलाया, गृह मंत्री पहली बार किसानों से बात करने के लिए आगे आए हैं, तो अब जाहिर तौर पर पिछली मीटिंग के मुकाबले कल की जो मीटिंग रही है, राजा क्या अनुमान लगाए, क्या कारगर साबित हो सकती है? क्या लिखित प्रस्ताव किसान स्वीकार कर सकते हैं? क्योंकि गृह मंत्री का इन्वॉल्वमेंट अमित शाह के लिए माना जाता है कि वो जिस मुद्दे में इन्वॉल्व होते हैं उसे सुलझाकर ही मानते हैं। तो अब उम्मीद लगाएं कि आंदोलन खत्म होगा। बिल्कुल नंदिनी, जिस तरीके से काफी लंबी कल मीटिंग चली है, और जिस तरीके से लगातार किसानों से हमारी बातचीत होती रहती है, साफ तौर पर उन्होंने ये कहा था तो गृह मंत्री हमसे बात करें या देश के प्रधानमंत्री हमसे बात करें। तो जिस तरीके से पूरा भारत बंद था, उसके बाद गृह मंत्री ने तमाम अधिकारियों से फीडबैक लेने के बाद तुरंत जो किसानों के साथ मीटिंग बुलाई है, तो साफ तौर पर नतीजा पॉजिटिव ही निकलेगा। क्योंकि लगातार जिस तरीके से बात करें किसानों की, किसान तो कानून रद्द कराने की मांग कर रहे हैं, पर सरकार भी यही कह रही है कि हम कानून किसी भी कीमत पर रद्द नहीं कर सकते, संशोधन जरूर करेंगे, पर लिखित प्रस्ताव में हो सकता है किसान माने। क्योंकि अब 12 बजे का समय है, 12 बजे अपने तमाम जो किसान संगठन है अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आए हुए हैं, तमाम जो किसान है उनसे बातचीत करेंगे, और कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि शायद किसान अब नतीजे पर पहुंचे, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया। राजा, जिस बात पे ये मामला अटक रहा है एमएसपी को लेकर और मंडियों को लेकर, तो क्या इस प्रस्ताव में सरकार ये लिख सकती है कि जो एमएसपी है वो कभी खत्म नहीं होगी, जो मंडी सिस्टम है वो भी लगातार ऐसे जारी रहेगा? तो इस तरीके का एक लिखित डॉक्यूमेंट जो है वो किसानों को सरकार सौंप सकती है? राजा, आप बने रहिए हमारे साथ। बीएस मान हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि किसान नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका बीएस मान साहब। आज सरकार लिखित प्रस्ताव देने वाली है, तो क्या आप तमाम किसान नेता इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे? प्रस्ताव देखेंगे, प्रस्ताव क्या है। 3 बिल हटाकर कोई और नया बिल आ रहा है, यानी कि सभी फसलों की कीमतें बढ़ाई जाएंगी और किसान की खुशहाली के बारे में सोचा जाएगा, तो हम स्वीकार करेंगे। जी, अगर बिलों को वापिस लेने की बात नहीं है तो फिर हम हो सकता है आज रात को दिल्ली के लिए कूच करेंगे। जी जी मान साहब, कल अमित शाह ने आप सभी को बुलाया था, तमाम किसान नेता वहां पहुंचे, और उन्होंने लेकिन कृषि कानून वापस लेने को जो खबर है मना कर दिया था। अब कृषि कानून वापस तो वो नहीं ले रहे हैं, ऐसे में ये जो प्रस्ताव वो देंगे, लिखित प्रस्ताव, इसमें वो एमएसपी का जिक्र कर सकते हैं, मंडियों का जिक्र कर सकते हैं। तो क्या तमाम किसान संगठन संतुष्ट होंगे इस प्रस्ताव से, अगर उसमें लिखा होगा कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, मंडी सिस्टम खत्म नहीं होगा? नहीं संतुष्ट होंगे। मंडी सिस्टम ऑलरेडी चालू है,
और एमएसपी भी चालू है, लेकिन साथ साथ किसानों की आत्महत्याएं भी चालू हैं और उन पर कर्जा भी बढ़ रहा है। रही जिसका आप नाम ले रहे हैं, दिल्ली में जो बैठे हैं अमित शाह, वो हमारे नौकर हैं और मालिक सड़क पर पड़े हैं और नौकर महलों में सो रहे हैं। ये हमारे को बहुत कचोट रही है बात, क्योंकि उनको हमने अपॉइंट किया था, वो दिल्ली चले गए। उनकी तनख्वाह जो मिलती है वो हमारे टैक्स से मिलती है, जो डीजल पर देते हैं, दवाइयों पर देते हैं, यात्रा में देते हैं। और जितने भी गुड्स व्हीकल्स हैं, जो कि ट्रक है, दूसरे अन्य हैं, डंपर हैं, तो वो सब हमारे ही हैं और डीजल कंज्यूम करते हैं तो हम टैक्स देते हैं। कहने का भाव यह है कि नौकर मांग नहीं रहा है और मालिक अभी धमका नहीं रहा है। मालिक है पब्लिक, जनता, किसान, और वो है सरकार नौकर। उनको ये समझने की जरूरत है। बिल्कुल आपकी भावनाओं का वाकई हम भी अब तहे दिल से आपकी इन भावनाओं का हम समर्थन करते हैं कि वाकई किसान देश के लिए बहुत मेहनत करते हैं और उसके बावजूद भी जिस तरीके के टैक्सेस हैं, डीजल के रेट हैं, ये तमाम जो मांगे रखी गई हैं सरकार के आगे, मान साहब एक बार आप बताएं कि कौन कौन सी मांगे मुख्य हैं जिनको लेकर किसान अभी भी चाहते हैं कि जरूर पूरी होनी चाहिए, और इसके अलावा सरकार का क्या रुख है इन 3 कृषि कानून को लेकर और उसके अलावा आपकी अन्य मांगों को लेकर। हमने एक मुख्य मांग रखी है, एक विधायक जिसको हम चुनकर भेजते हैं, क्योंकि किसानों की 100 करोड़ वोट हैं और वो एमएलए की आमदनी ज्यादा है, किसान की आमदनी कम है। ये पैरेलल होनी चाहिए, 84 तक बराबर थी। दूसरा है जो हमारे मीडिया कर्मचारी हैं, मीडिया वाले हैं, रिपोर्टर हैं, वो दिन रात किसी भी धरने पर, किसी भी प्रदर्शन में शरीक होते हैं। उनकी सिक्योरिटी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और उनकी सैलरी कम से कम 50% इतनी होनी चाहिए। ये भी हमारी मांग है। यही मांग है सभी फसलों के रेट तय हों, बाजार में बढ़ती हुई जो चीजें हैं उनके संतुलन में, ये भी हमारी मांग है। चौथी मांग है किसानों को सिर्फ किसान क्या कहना पुकारा जाए, किसान साहब या किसान जी कहा जाए, ये भी हमारी मांग है। जी 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 बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अब किसान जब अपने अधिकारों के लिए डटे हुए हैं 14 दिन से, तो अब अगर आज प्रस्ताव आता है उस पर आप सब मंथन करेंगे, उसके बाद बात बनती है, तो उम्मीद लगाएं 1 या 2 दिन में वापस लौट सकते हैं किसान। वापस लौटने में अगर हमारी सारी बातें मान ली जाती हैं तो करीब 1 हफ्ता लगेगा, क्योंकि हमने 5000 शौचालय स्थापित कर दिए हैं, उनको उखाड़ना है। करीब 500 लंगर चल रहे हैं, हमें टेम्पररी टेंट लगाए हैं तो 1 लाख से ज्यादा है, क्योंकि यहाँ कुंडली बॉर्डर पर करीब 7 लाख किसान डटे हुए हैं। 11,000 व्हीकल्स है, 5,000 कारें हैं, करीब 1,000 बसें हैं। तो टाइम लगेगा, 10 दिन के करीब टाइम लगेगा। अगर सारी बातें मानते हैं, अगर हम दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं तो फिर दिल्ली में कोई कॉलोनी बसाएंगे और राष्ट्रपति भवन में हमारे सारे नेता लोग वहाँ ऑफिस खोल लेंगे। जी 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 मान साहब, अब अगर बात करें आपके इस आंदोलन को लेकर सरकार पर पड़े दबाव की, तो कितना आप सफल मानते हैं इस आंदोलन को, और आंदोलन का कितना दबाव आप मानते हैं सरकार पर पड़ा और सरकार बैकफुट पर आई है? दबाव अभी तक बना नहीं है, हम उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों हम ये कह रहे हैं कि हम मालिक हैं, हमारी बात सुनो, हमारे लिए कोई फैसला करते हो तो सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि सरकार हमेशा ही लोकतंत्र में जनता की नौकर होती है। लोकतंत्र में जनमत से आदमी चुने जाते हैं, 5 साल के लिए चुने जाते हैं। अगर उनकी परफॉर्मेंस मालिकों के प्रति ठीक होती है तो फिर सोचते हैं, वो ये सोच समझ रहे हैं कि तुम नौकर हो। उनके दिमाग में ये आ गया कि मालिक हो। मैंने पता किया है कई मंत्रियों की तनख्वाह 3-3 लाख है, और जो हमारे रिपोर्टर वाले बेटा बेटी हैं या किसान हैं जो सुबह सुबह दूध ढोते हैं शहरों में, उनकी आमदनी 10,000 भी नहीं है। ये चीजें हम सारी रिमूव करके जाएंगे, क्योंकि अब हम उस मूड में नहीं है कंप्रोमाइज वाले में जो इन्होंने आदत डाली हुई है बिहारी भाइयों के साथ, उत्तर प्रदेश वालों के साथ, बंगालियों के साथ। अब पंजाब और हरियाणा आया है जो हिंदुस्तान का 60% अनाज पैदा करता है, वो गेहूं जिस चूना का पैदा करता है, बर्गर ब्रेड, रोटी परोठा, नान बिस्कुट, जलेबी हलवा। जी बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर आपकी लड़ाई उन तमाम लोगों के लिए अब ये बन चुकी है जो लोग इतनी मेहनत करने के बावजूद भी जो है अपने अधिकार को नहीं पा पाते हैं और जो पैसा वो डिजर्व करते हैं उन्हें नहीं मिल पाता। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया BS मान साहब, हमारे साथ जुड़े किसान नेता, और उन्होंने यही कहा कि अब तक जो हमने दबाव बनाया सरकार पर उतना दबाव बना नहीं है। शायद ये एक बड़ी वजह है कि सरकार अपनी मनमानी पर तुली हुई है अभी भी, लेकिन अब आगे किसान नेता ने साफ कर दिया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो दिल्ली की तरफ कूच किया जा सकता है।
और अब रुक करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। इसी के साथ साथ हरियाणा में भी कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम होती नजर आई। घने कोहरे की चपेट में प्रदेश के कई इलाके। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप कुंडू जुड़ चुके हैं। सीधा उनसे बातचीत करेंगे। अनूप, अगर बात करें हिसार की, तो वहां पर फिलहाल ठंड का और कोहरे की क्या स्थिति, क्या ताजा तस्वीर? देखिए, जिस प्रकार से कृषि वैज्ञानिकों ने यहाँ पर मौसम वैज्ञानिकों ने यहाँ पर एडवाइजरी जारी की है कि 10 तारीख तक तो मौसम खुश्क रहेगा, लेकिन 11 एवं 12 को गरज के साथ बूंदाबांदी भी हो सकती है और सुबह शाम कोहरा छाया रह सकता है। इसको लेकर के यहाँ पर जो मौसम विभाग के वैज्ञानिक हैं उनका कहना है कि किसानों के लिए उन्होंने खास करके ये कहा है कि जो किसानों की पिछेती बिजाई है, अगर वो रहती है तो उसको कर ले और अगेती बिजाई वाले एक बार सिंचाई करने का जरूर काम करें। इसके अलावा सड़क पर चलने वाले लोगों के लिए उन्होंने जिस प्रकार से जानकारी दी है कि सुबह और शाम घना कोहरा छाया रहेगा, इसलिए वो इस समय में अपनी जो जाने की जो तैयारियां रहती है उससे कहीं न कहीं बचते हुए नजर आए। जी बिल्कुल अनूप, और ऐसे में जाहिर तौर पर जब कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम है, कोहरा इतना ज्यादा है, तो किस तरीके से जागरूकता प्रशासन की ओर से की जा रही है? क्योंकि रोड एक्सीडेंट्स भी ऐसे मौसम में सबसे ज्यादा होते हैं, तो इसे लेकर क्या एहतियात बरती जा रही है? देखिए, इसमें जगह जगह रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं और जो प्रशासन है, जिन रोडों पे सफेद पट्टी नहीं लगाई गई, अब कहीं न कहीं उस पर सफेद पट्टी लगाने का काम करते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि अगर घना कोहरा छा भी जाए तो वाहन चालकों को अधिक परेशानी ना हो। जगह जगह पर इंडिकेटर दिए गए हैं कि आप इधर से रास्ता, यहाँ पर मोड़ है। तो कई बार ये होता है कि वहाँ पर पहले नहीं होते थे इंडिकेटर, लेकिन धुंध में उन चीज़ों को ज़्यादा दिखाया गया है। प्रशासन ने तैयारियां कर रहा है कि कोहरे की वजह से दुर्घटना ना हो। चलिए बिल्कुल अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब हमारे साथ हमारे सहयोगी रमाकांत जुड़े हैं झज्जर से, सीधा उनका रुख करेंगे। रमाकांत, झज्जर में फिलहाल क्या तस्वीर सर्दी और कोहरे की? जैसे जैसे दिसंबर का महीना आ रहा है उसके बाद सर्दियां अपने चरम पर है। मैं आपको बता दूं कि अभी यहाँ पर धुंध तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन सूखी ठंड पड़ने लग गई है, जिससे झज्जर जो स्वास्थ्य विभाग है उन्होंने पूरी तरह से अलर्ट जारी किया है, क्योंकि उन्होंने बताया कि यहाँ पर बुजुर्ग और जो बच्चे हैं उनके लिए ये बीमारी, ये जो ठंड है वो घातक साबित हो सकती है। इसलिए उन्होंने एडवाइजरी जारी की है कि बुजुर्ग और बच्चे अपने घरों से बहुत कम निकलें, साथ ही गर्म खान पान का सेवन करें ताकि ये ठंड से बचा जा सके। लेकिन सुबह और शाम यहाँ पर हल्की हल्की धुंध पड़ती है, जिससे व्हीकल चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इससे प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है कि लोग सतर्क रहें, सावधान रहें, तभी सुरक्षित अपने घर पहुंचेंगे। साथ ही मैं बता दूं आपको, जैसे जैसे ये ठंड बढ़ेगी, कोरोना का जो लगातार है वो मौत का आंकड़ा भी झज्जर में बढ़ता जा रहा है। कल की बात करें तो कल 2 लोगों की मौत हुई है कोरोना के चलते। वो स्वास्थ्य विभाग से जब हमारी इस बाबत बात हुई तो उन्होंने बताया कि हम पहले ही एडवाइजरी जारी कर चुके हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगा कर रहें, लेकिन लोग हैं कि अभी पूरी तरह लापरवाह झज्जर में नजर आ रहे हैं। क्योंकि कल जैसे भारत बंद था तो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके चेहरे पर भी कहीं भी मास्क नहीं दिखाई दिया, ना उनको सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं भी ध्यान देता है। जी नंदिनी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रमाकांत जानकारी के लिए। तो ये थी झज्जर की तस्वीर, और लगातार सर्दी और कोहरे का कहर जो है इलाके में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में इस वक्त सर्दी जो है लगातार बढ़ रही है, तो ऐसे में कोरोना से भी सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी